हेलो फ्रेंड्स। द हिंदू एडिटोरियल्स में आज हम लोग टोटल 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है माइग्रेंट्स के ऊपर में किस प्रकार से अर्बनाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और भी बहुत सारे जो कारण हैं जिसके वजह से जो वो टू एंड फ्रो जो उनका मूवमेंट होता है, जिसके वजह से उनको तो प्रॉब्लम होता ही है और बाकी देश में भी जो अलग तरह के जो और दूसरे डायमेंशंस है वो हम कवर करेंगे इसके अंदर। फिर सेकेंड आर्टिकल है हमारा न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ के ऊपर में कि अगर किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर मिसाइल्स है, तो क्या दूसरे कंट्री से वो वॉर से वो अब सुरक्षित हो गया है कि क्या अब दूसरे कंट्रीज़ उसके ऊपर वॉर नहीं करेंगे, ये हम सोच लें या फिर उसमें कुछ अलग फैक्टर्स भी है। ये इसके बारे में डिस्कस किया गया है। अच्छा आर्टिकल है, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। जीएस पेपर 3 के लिए हमारे लिए रेलिवेंट हो जाता है। जो थर्ड आर्टिकल है वो बुक्स नॉट बुलेट्स इन जे, छोटा सा आर्टिकल है और पोखरियाल साहब ने लिखा है जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। तो जे के ऊपर में ये आर्टिकल है। छोटा ही सा आर्टिकल है ये भी। तो उसमें 6-7 पॉइंट ऐसे हैं जो कि एजुकेशन सेक्टर में आप लिख सकते हो या फिर अगर क्वेश्चन आया है कि व्हाट कैन, मतलब एक क्वेश्चन तो इस बार मेरे को लग रहा है कि श्योर ही है आपका जीएस मेंस में। तो उसमें जैसे कश्मीर के इशू के अगर ऊपर कुछ आया तो आप एक एजुकेशन वाला फैक्टर उसमें जोड़ सकते हो। तो ये जो आर्टिकल है इसमें से 2-3 पॉइंट्स आपको एजुकेशन के मिल जाएंगे, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं वो उनको मैं बता दूं कि टेलीग्राम के ऐप में अगर आप सर्च बार में जा करके द हिंदू 365 टाइप करोगे बिना किसी स्पेस के, तो आपको gkmonk.com सजेस्ट होगा। उस चैनल के अंदर फाइल सेक्शन में जा करके अगर आप सर्फ करोगे तो उसमें आपको सारे आर्टिकल्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो पहला जो हमारा आर्टिकल है वो जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है, अर्बनाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन इन रूरल एरियाज। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इसमें एक आ रखा है जो कि मुझे लगा कि ये थोड़ा सा रेलिवेंट हो जाएगा इससे, इस वाले आर्टिकल से। तो 2013 जीएस 1 में आया था 200 वर्ड में लिखने को। डिस्कस द वेरियस सोशल प्रॉब्लम विच ओरिजिनेट्स आउट ऑफ द स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो इस आर्टिकल में क्या मेन बात, क्या फोकस, तो स्टार्ट करते हैं। राइटर जो हैं वो एक्स प्रोफेसर हैं आपके जेएनयू से। इनके 3-4 क्लासेस मैंने भी अटेंड करा है। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के भी प्रोफेसर रह चुके हैं। जेएनयू में डायरेक्टर थे सोशियोलॉजी के, अभी शायद ये रिटायर हो चुके हैं। तो ये कहते हैं, स्टार्ट करते हैं ऐसे कि लॉकडाउन जब अभी शुरू हुआ था तो उसमें जितने भी जो लोग थे सिंगल मैन खास करके बहुत सारे, तो वो लोग गांव की तरफ जा रहे थे। तो क्या ये हमें समझना चाहिए कि गांव में जा कर के उन्हें इकोनॉमिकली थोड़ा रिलीफ मिलेगा? नहीं। गांव में जो उनकी फैमिली होती है वो उनको इकोनॉमिकली उतना हेल्प नहीं कर पाती है, बिकॉज मोस्टली ऐसा देखा गया है कि उनकी जो फैमिली है वो उनसे बहुत ज़्यादा और ज़्यादा पुअर होती है। तो क्या बात है कि वो शहर से वापस गांव की तरफ जा रहे हैं। तो राइटर ऐसा कहते हैं कि दिस इज़ द फियर ऑफ डाइंग अलोन, मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम अगर यहाँ रह जाएं तो हमारे जो अंतिम संस्कार है वो करने का कोई यहाँ पे नहीं होगा। तो हम लोग को जो आफ्टर लाइफ वाला जो नेगोशिएशंस है वो हमारे यहाँ पे पेंडिंग रह जाएगा। थोड़ा सा नॉन रैशनल थिंकिंग है, लेकिन ये थॉट प्रोसेस माइग्रेंट्स का है। ये राइटर इसको बस बता रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद वो बताते हैं अनएम्प्लॉयमेंट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से अगर वो वहाँ से मतलब शहर से वापस घर गए हैं, तो ये एक बहुत छोटा फैक्टर है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट उनके पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है अब। क्योंकि अब देखिए फिनेंशियल हार्डशिप तो उनका था ही, ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए उनका पार्ट ऑफ लाइफ है क्योंकि जो लेबर क्लास है इंडिया का, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितना जॉबलेसनेस है इंडिया में, क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या है, बिकॉज बहुत फ्रीक्वेंटली उनका जो जॉब है वो स्विच करता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। बिकॉज गवर्नमेंट का ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन जो 93% इकोनॉमी जो इनफॉर्मल सेक्टर से आता है उसमें बहुत बड़ा जो एक रोल है वो जो ये माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका भी रहता है। फॉर एग्जांपल जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है, डिस्प्यूटेड एक्ट जो है इंडस्ट्रीज़ का, वो भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मैटर करता है। बिकॉज ऐसा हमारे पास यहाँ पे रूल है कि अगर कोई वर्कर को आप हायर करते हो और 248 डेज तक कंटिन्यूअसली वो वहाँ पे काम करता है, तो कहीं न कहीं आपको उसको थोड़ा एडेड वेजेस और बेनिफिट्स देना शुरू करना पड़ जाता है। तो ये जो एडेड बर्डन है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर वो उससे उठाने से उसकी कतराती है और वो कोशिश करती है कि ये 248 डेज़ का जो चेन है उसको ब्रेक कर दे बीच में, और फिर उसके बाद उसको फिर से बाद में अगर हायर करना हो तो हायर कर ले।
इसके वजह से उनको बहुत ही फ्रीक्वेंटली अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है और इस वजह से उनके लिए ये बहुत बड़ा रीज़न या कारण नहीं है कि अभी फ़िलहाल वो अनएम्प्लॉयड है। वो वापस जाकर के फिर से जॉइन कर सकते हैं और काफ़ी ओपनली वो लोग बिल्कुल तुरंत में उनको जॉइन भी करवा लिया जाता है क्योंकि उतना हैंडसम पेमेंट का भी उनको डिमांड नहीं रहता है। उनको वैसे ही वेजेस में काम करना है तो बहुत लॉन्ग पीरियड तक उनका प्लैट्यूड वेजेस रहता है, उसी पे वो काम करते हैं। तो उसके बाद फिर आप देखिए वो कहते हैं फॉरगेट द इंडस्ट्रियल ग्लू। इस वाले में वो कुछ एग्जांपल्स भी देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो बताते हैं कि 1979 में सूरत में ऐसा एक अफवाह हो रहा था कि सैटेलाइट गिरने वाला है सिटी के अंदर में आसमान से। तो उस वजह से बहुत सारे माइग्रेंट जो हैं वहाँ से अपना काम धंधा छोड़ करके वापस घर चले गए थे। उस टाइम पे कोई जॉबलेसनेस नहीं था। इसके अलावा सूरत में ही 1994 में जब प्लेग बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो ऐसा कहा गया था कि 6 लाख से ज़्यादा जो माइग्रेंट्स हैं वो अपना वर्क स्टेशन छोड़ के रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ पड़े। और क्योंकि उस समय भी उतना ज़्यादा जॉबलेसनेस नहीं था, थ्रेट नहीं था कि उनका जॉब छूट जाएगा, लेकिन फिर भी वो अपने घर चले गए थे। फिर डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे 2016 के टाइम पे सेम वैसे ही देखा गया। उस टाइम पे भी उतना ज़्यादा जॉबलेसनेस नहीं था, लेकिन जो मेन बात था वो था थ्रेट टू लाइफ। और ये थ्रेट टू लाइफ ही है जो इनको अपने घर लेकर के जाता है वापस। उनको ऐसा लगता है कि जो उनका लास्ट अंतिम क्षण है वो उनके घर वालों के साथ हो और यहाँ पे जो कुछ ईएमआई मिल जाए या फिर मॉर्टगेज मिल जाए उनके वजह से वो यहाँ पे रुकते नहीं हैं। इनफैक्ट जो डाटा है बहुत सारा ये दिखाता है कि 80% से ज़्यादा जो मिलेनियल्स हैं इंडिया के अंदर में वो लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट के वो लोग ज़्यादातर अपने घर जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके जो बाकी के जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, रहना सहना प्रॉपर्टी का खर्चा वो सब बच जाता है और वो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बिल्कुल फोकस कर पाते हैं। तो जो ये जॉइंट फैमिली वाला जो कॉन्सेप्ट है अब ऐसा देखा जा रहा है कि विलेज में बहुत ज़्यादा कम होते जा रहा है और शहरों में ये इंक्रीज़ होता जा रहा है धीरे धीरे। तो इसी वजह से रिचुअल्स और कस्टम जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करने लग जाते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब लास्ट टाइम पे हर एक रिलीजन का हर एक रिलीजन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं। जैसे हिंदू ही है अगर वो साउथ में है और हिंदू ही अगर वो नॉर्थ में है, तो उसमें जो लास्ट रिचुअल्स हैं उसमें कुछ ना कुछ मतलब डिफरेंसेस आ जाते हैं। बहुत सारे हिंदूज़ को दफनाया भी जाता है सिवाय बजाय इसके कि उनको मुखाग्नि दी जाए। और बहुत सारे मुस्लिम्स होते हैं उनके अंदर में भी ज़्यादातर उनके जो रिचुअल्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा सा निटिगिटीज जो है वो अलग होता है। और ये जो छोटे मोटे निटिगिटीज है वो सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही जानते हैं और कोई लोग नहीं जानेगा, पिंडदान एंड ऑल। तो ये सब की वजह से भी बहुत से लोग ऐसा मतलब माइग्रेंट्स ऐसा होता है कि वो लोग वापस घर जाते हैं और वो वहाँ पे अकेले शहर में डेथ नहीं पाना चाहते हैं। न्यूज़पेपर ने भी उस टाइम पर देखा कि मोस्टली जो सिंगल मैन है वही स्टेशन की तरफ जा रहे हैं या फिर हाईवे पे मिल रहे हैं। मैन वुमेन भी दिख रही थी, बच्चे भी दिख रहे थे, लेकिन वो उतने नंबर्स में नहीं दिख रहे। हालांकि ये बहुत दुखदाई था कि बच्चे और वुमेन भी रोड पर पैदल चलकर जा रही थी, लेकिन उतने ज़्यादा नंबर में वो दिख नहीं रहे थे। क्यों नहीं दिख रहे थे जबकि हमारे पास 55% ऑफ वुमेन है आपके रूरल माइग्रेंट्स के अंदर, तो फिर भी क्यों नहीं दिख रहे थे? बिकॉज ऐसा राइटर कहते हैं कि ये जो वुमेन अगर शहर में आती हैं वो इसलिए नहीं आती हैं कि उनको जॉब चाहिए होता है या फिर जॉब प्रॉस्पेक्ट के लिए वो वहाँ जा रही है। ये थोड़ा बहुत टेंटेटिव रहता है पीछे बैक ऑफ द माइंड में, लेकिन वो एक्चुअली में वो अपने फैमिली मेम्बर को सपोर्ट करने जाती है, वो अपने हस्बैंड को वहाँ पे सपोर्ट करने जाती है। तो उसमें कैसे ये कह सकते हैं कि बहुत सारे जो स्लम्स है, अराउंड 75% ऑफ द स्लम ड्वेलिंग्स जो है वो रेंटेड नहीं है, वो ओन्ड है। और वो इन स्पाइट ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जितने भी जो माइग्रेंट्स हैं वो ऐसा सोचते हैं कि आगे चल कर के अगर उनको फैमिली रखने का वहाँ पे मौका मिला वो तो वो ज़रूर रखेंगे। उनकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ और रेंटिंग मतलब फैमिली घर बनाना और ये सब ही होता है। उसके अलावा उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें आती हैं। तो जिस वजह से राइटर इस वाले पूरे आर्टिकल में हमने ये देखा कि कैसे जो माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न फैमिली मेम्बर्स ही है, बिकॉज दे फेयर कि अगर डेथ हो जाएगा तो उनके लिए वहाँ पे कोई भी वहाँ पे उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं रहेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा टेकिंग न्यूक्लियर वर्नेबिलिटीज सीरियसली। तो ये डिफेंस GS3 टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हो।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखो तो the never ending race to avail the tag of a nuclear state. How far this tag deter the vulnerability? Discuss. तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, ये मैंने फ्रेम करा है ये क्वेश्चन। और बिकॉज इस वाले टॉपिक के ऊपर में अभी तक कोई आया नहीं है ऐसा कोई इशू, तो जिस वजह से ये मैंने फ्रेम किया है। तो हम इसमें देखेंगे इस वाले न्यूज आर्टिकल में कि 75 ईयर्स हो चुके हैं हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर में जब बॉम्ब गिरा था। तो जब पहली बार जब बॉम्ब गिरा था तो 2 लाख करीब लोग मरे थे। फिर बाद में ऐसा देखा गया कि अगले 5 महीने के अंदर बहुत लोग जो सर्वाइवल्स थे वो और मर गए। बिकॉज जब बॉम्ब वहाँ पे गिरा था तो बहुत लोग इंजरी हो गया था लोगों को, और वो बहुत लोग जो है कि सर्वाइव नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने आत्महत्या कर लिया, और कुछ लोग जो है वो सर्वाइव किए अपंग होकर के। तो उनको कहा जाता है हिबा कुशा। तो जो हिबा कुशा इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनकी वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग, मतलब काफ़ी दिन तक वो जो है कि रेडिएशन के एक्सपोजर में रहे, और जिसके वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा या फिर अलग जो बॉडी में कुछ दर्द या फिर जो भी उनका जो प्रॉब्लम है वो उनको झेलना पड़ा। एक हिबा कुशा से बात करा था किसी ने, कोई एक पत्रकार ने, तो उनका ऐसा वो ऐसा कहते थे कि मुझे बहुत दिन तक ऐसा लगता था कि मैं जी ही क्यों रहा हूँ, मुझे इस बॉडी के साथ जीने की ज़रूरत ही क्या है, जब मेरे फैमिली मेम्बर्स भी सारे मर चुके हैं और मैं ही सिर्फ बचा हूँ। और मुझे जब पता है कि मेरे आगे भी ऑफस्प्रिंग्स जो आएंगे अगर वो मेरे कांटेक्ट में रहेंगे तो उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट स्टिल वो हिबा कुशा जो है बहुत सारे ऐसे थे जो जिए। वो आत्महत्या नहीं किए, सुसाइड नहीं किए, वो इसलिए जिए ताकि वो उनसे उनको देख करके बाकी दुनिया सीखे और समझे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस है एटम बॉम्ब के गिराने से, इस तरह के मास वॉरफेयर से। जो आगे की जो जनजाति आती है या फिर जो लोग बच जाते हैं उनके लिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लाइफ हो सकती है। बट क्या उससे हम लोग आज तक सीख पाए हैं कुछ? बिकॉज वो जो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर में जब गिरा था ये बॉम्ब, उसके बाद से भी आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने बहुत सारे वॉरहेड्स एटॉमिक बॉम्ब के लिए बढ़ा लिए हैं। सोवियत यूनियन के पास में भी बहुत सारे वॉरहेड्स हैं। फिर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इजराइल, इंडिया, जा पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया, और अब जो है कि ईरान भी जो है बनाने का कोशिश कर रहा है। तो ये बढ़ते ही जा रहा है ये चीज़। और इस वजह से राइटर कहते हैं कि भले हिरोशिमा नागासाकी में लास्ट बॉम्ब गिरा था, लेकिन क्या वो हमेशा के लिए लास्ट रहेगा, ये इसका कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है जैसे अभी जो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं तो फिर से हमें ऐसा कुछ एक वॉर देखने को मिल जाए, या फिर ऐसा कोई बॉम्ब कहीं पे गिरते हुए दिख मिल जाए। करीब 1,26,000 न्यूक्लियर वेपन्स अभी भी हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे अलग-अलग कंट्रीज़ के अंदर में स्टोर्ड। इसमें से कि 2,000 से ज़्यादा जो है न्यूक्लियर टेस्ट परफ़ॉर्म कर चुके हैं, और अपना एक्सप्लोसिव पावर जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए उनको ज़मीन पे या फिर पानी में, मतलब ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के नीचे, वो उनका प्रदर्शन किया गया है। और ये जब उनका प्रदर्शन भी हुआ था तब इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिससे कि काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंची थी इन्वायरमेंट को। और ये एक्सप्लोजन और जो क्षति है वो कुछ भी नहीं है अगर आप देखो कि अगर ये सिविलियन पॉपुलेशंस के ऊपर में इस चीज़ को या वेपन को यूज़ किया जाए। जिस वजह से जितने भी जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनसे हमें हमेशा ही प्रॉब्लम रहता है कि यार ये कहीं हम पर एटॉमिक बॉम्ब ना मार दे, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे नॉर्थ कोरिया हो। जो ऐसे जो थोड़े खिसके वाले जो कंट्री नेशंस होते हैं उनमें ऐसा हमें प्रॉब्लम हमेशा ही रहता है, जिनको ह्यूमन राइट वायलेशन का कोई मतलब नहीं पता है। बिकॉज वहाँ के उनके कंट्री में आम तौर पर टेररिज्म बहुत कॉमन होता है। तो जिस वजह से ये वनरेबिलिटी हमेशा ही हमारे अंदर रहता है। और जिस वजह से आप देखिए कि जो ये अगर एक्सीडेंटली भी अगर ये चल गया या फिर डेरिबिलिटी चला या फिर वो इन डेरिवेटली चल गया, तो भी इस चीज़ को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज़ जब 1950 में जब बैलिस्टिक मिसाइल का जब इन्वेंशन हुआ था, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया है। जब वो हमारे यहाँ से लॉन्च करता है, मान लीजिए अलग-अलग रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल होता है। कुछ ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो वो स्पेस में चले जाते हैं। और जब भी ऐसे मान लीजिए यूएसए छोड़ा चाइना के ऊपर, तो वो स्पेस में एकदम बिल्कुल चला जाता है। इतना हाई उसका एक लूप होता है, और वहाँ से जाकर फिर वापस नीचे आता है, और वो बिल्कुल जीपीएस गाइडेड होता है, और वो जहाँ जिस जगह पे इंटेंडेड होता है वहीं पे आकर के वो ब्लास्ट करता है। तो वो जब उतने ऊपर से आता है और जब वो वैसे उतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, तो उसको हवा में ही मार गिरा देना
वो बहुत मुश्किल होता है। तो वो जब एक बार लॉन्च हो गया तो मतलब उसको फिर रोकना बहुत ही मतलब नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसके ऊपर बहुत कुछ पहले टेस्ट भी किया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल बंकर्स बनाए गए हैं और फिर बहुत सारे जो शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, लेकिन वो सब कुछ भी उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं साबित हुआ है न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ। और अगर आपको लगे कि न्यूक्लियर स्टेट्स ही सिर्फ इससे कंसर्न्ड हैं, या फिर जो अगर उनको ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर स्टेट के ऊपर ही न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाए, तो ऐसा नहीं है। नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स के ऊपर भी ये चीज़ गिराया जा सकता है। आप देखिए कि हिरोशिमा भी तो उस समय जापान भी तो आपका नॉन न्यूक्लियर स्टेट ही था ना, जिसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ने गिराया था। प्रॉब्लम ऑफ डेटरेंस। अब देखिए डेटरेंस का क्या मतलब होता है? डेटरेंस का मतलब होता है कि अगर मैं ये एक्शन लूँगा तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अगर मैं किसी जाकर पुलिस वाले को थप्पड़ मारूँगा तो क्या और 4-5 पुलिस वाले आके मुझे पेलेंगे नहीं? तो ये जो होता है वो डेटरेंस होता है। तो डेटरेंस का ये होता है कि अगर किसी के पास न्यूक्लियर वेपन है, ऐसा माना जाता है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो फिर सामने वाली कंट्री आपके ऊपर हमला करने से पहले सोचेगी, बिकॉज़ ऑफ द डेटरेंस। ल अब उनको ये लगता है कि अगर मैं किसी के ऊपर न्यूक्लियर वेपन चला भी दूँगा, अगर वहाँ पे दूसरा कंट्री मुझ पर न्यूक्लियर वेपन चला देगा तो मेरे कंट्रीमैन को, बिकॉज़ न्यूक्लियर वेपन को रोकना, जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनको रोकना मुश्किल है। तो एक बार अगर उन्होंने चला भी दिया तो फिर हम उसको कैसे रोक पाएँगे अपने सिटिज़न्स के ऊपर गिरने से। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है और वल्नरेबिलिटी थोड़ी कम होती है। लेकिन जो दूसरा साइड है, वो ऐसा कहते हैं कि ये सब जितने क्लेम्स हैं, वो कोई एविडेंस प्रूफ नहीं करते हैं। एविडेंस ऐसा है कि ये न्यूक्लियर वेपन अगर आप लेकर के आओगे, तो इससे और भी ज़्यादा जो वॉर का जो थ्रेट है, वो बढ़ जाता है। इनफैक्ट कुछ कंट्रीज़ जिनके पास न्यूक्लियर है, वेपन है, वो ही ज़्यादा वॉर के ऊपर गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया, यूएई, फिर सॉरी यूएई नहीं, यूएसए। तो ये लोग ही ज़्यादा वॉर करते हैं वर्ल्ड वाइड, इधर-उधर घूम-घूम कर, क्योंकि उनको ऐसा रहता है कि सामने वाला कंट्री मुझ पर वॉर नहीं करेगा। इसके अलावा अगर किसी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, जो नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, फॉर एग्जांपल क्यूबा में जैसे हुआ क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, तो अगर सामने वाले कंट्री के पास उतना ज़्यादा वेपन और ये सब नहीं है, संपन्न नहीं है वो कंट्री, तो वो उसमें एंगर और फ्रस्ट्रेशन आता है और मीडिया में काफ़ी ज़्यादा ड्राइव चलने लग जाती है कि आप क्यों नहीं अपने देश में हम लोग न्यूक्लियर वेपन रखें या फिर इस प्रकार के वॉर मिसाइल्स रखें कि सामने वाले को हम जवाब दे पाएँ। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा ये क्रिटिकल हो जाता है कि अगर दुनिया में दूसरे कंट्रीज़ अगर वो चीज़ रख रहे हैं, तो ये चीज़ ऐसा नहीं होगा कि आपका न्यूक्लियर वेपन बनना कम हो जाएगा या फिर वॉर होना कम हो जाएगा। जिसके पास ज़्यादा पावर है वो उसको यूज़ करेगा ही, और जिसके पास पावर नहीं है वो उसको बनाने के लिए, पावर अपना बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा ही। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग नॉर्थ कोरिया भी देख चुके हैं, फिलहाल अभी ईरान भी अभी जिसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, वो भी उसके ऊपर साथ भी हम लोग देख रहे हैं कि वो भी बना रहा है अपना। तो स्ट्रैटेजी ऐसी रहती है किसी भी प्लान की, जैसे कि जनरल ली बटलर कहते हैं, जो कि कमांडर इन चीफ रह चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रैटेजिक कमांड का। तो वो ये कहते हैं कि देखिए हर जगह स्ट्रैटेजी यही रहती है, जितने भी जो प्लानर्स हैं, स्ट्रैटेजी प्लानर्स हैं, उनका यही रहता है, रूटीनली वो यही चीज़ सोचते हैं कि वर्स्ट क्या हो सकता है। तो वर्स्ट यही हो सकता है कि अगर सामने वाला कंट्री न्यूक्लियर वेपन छोड़ दे तो वो वर्स हो जाएगा। तो इसके लिए वो पहले से ही तैयार रखते हैं। किसी भी देश का जो न्यूक्लियर इंजेक्शन पॉइंट होता है वो कोई एक जगह पे नहीं होता है, 3-4-5 जगह पे होता है, और उनके पास ये चीज़ माइंड में रहता है, बैक ऑफ माइंड, कि अगर हमारे ऊपर हुआ तो हम भी ज़रूर छोड़ेंगे। तो ये जो एक धारणा है, तो उसी के ऊपर ये जनरल ली बटलर है, वो ऐसा कहते हैं कि द गोल, द विश, द रियली माइट बी टू प्रिवेंट द न्यूक्लियर वॉर, बट द ऑपरेशनल प्लान हैड टू बी टू वेज वॉर। और ये एक इल्यूजन में आप नहीं रहें कि अगर न्यूक्लियर मिसाइल्स है दूसरे कंट्रीज के पास, तो न्यूक्लियर वॉर जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इल्यूजन है कि कंट्रोल कर लेंगे हम लोग सब कुछ, प्लान कर लेंगे हम सब कुछ, और प्लानिंग से ही सब कुछ चलेगा और कंट्रोल है। तो ये इस टाइम के अभी मॉडर्नाइज सोसाइटी में, कंट्रीज में प्लानिंग तो बिल्कुल ही फेल है सब जगह ही पे। बिकॉज एग्जाम्पल ही देख लीजिए आप, 1962 जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, उस टाइम पे भी प्लानिंग तो ऐसा नहीं था किसी का कि भाई ये चीज़ हो जाए, और पूरे तरह को कोशिश किया था यूएसए भी कि रशिया को वो रोक ले। एक्चुअली उसमें हुआ क्या था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अगर आप नेट पे सर्च करोगे, गूगल पे भी, यूट्यूब पे भी कर सकते हो, यूट्यूब पे आपको बिल्कुल प्रॉपर बताएगा। तो उसमें क्या हुआ था कि यूएसए ने
क्यूबा के जो कम्युनिस्ट सरकार है उसको ओवरटर्न करने के लिए उसके ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने शुरू कर दिए थे। तो क्यूबा की सरकार है जो है वो यूएसएसआर को कांटेक्ट की कि मुझे बचाइए। यूएसएसआर वहाँ से न्यूक्लियर वेपन लेकर के आ रहा था क्यूबा के पास कि अगर कुछ हुआ सीन तो आप उड़ा देना। उसको नेवल ब्लॉकेट कर दिया यूएसए। अब जब इंटरनेशनल वाटर में नेवल ब्लॉकेट कर दे तो वो वॉर को संकेत करता है। तो ये यूएसएसआर ने उस टाइम के यूएसए के प्रेसिडेंट को लिखा, वहाँ के डिप्लोमेट्स को लिखा कि आप ये नहीं कर सकते हो। अब इस चीज़ के रिटेलिएशन में ऐसा भी होने वाला था शायद कि वहाँ पे टॉर्पीडो से न्यूक्लियर वॉरफ्रंट यूएसए के ऊपर या फिर क्यूबा के ऊपर छोड़ मतलब यूएसए के ऊपर ही फिलहाल छोड़ा जाए। और ऐसे बहुत सारे सीन हो रहे थे जिसमें कि 3 ऐसे ऑफिसर्स थे जिनको हाँ बोलना था। अगर वो हाँ बोल देते तो वो एटम बॉम्ब जो है वो छूट जाता। लेकिन उसमें से 2 ने हाँ बोला, 1 ने नहीं बोल दिया। तो बाय लक वो बच गए। और इसी के ऊपर आगे वो कहते हैं राइटर कि आज तक 75 ईयर्स से जो बचा हुआ है कि आज तक इतने सारे साल गुजर गए लेकिन फिर दोबारा कोई एटॉमिक बॉम्ब नहीं गिरा है किसी देश के ऊपर में सिवाय इसके बजाय इसके कि बहुत सारे देशों के पास है ये न्यूक्लियर वेपन। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि ये लक है जो बैड लक को बचाए हुए है। और इसके वजह से ये आज तक हम लोग अभी बचे हुए हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आगे भी हम लोग बचे ही रहेंगे। आगे इससे भी वर्स सिचुएशंस आ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, लास्ट आर्टिकल है आज का, बुक्स नॉट बुलेट्स इन जे। ये इशू जीएस पेपर 2 से आपका है, इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर और सर्विसेज। और उसके सब पार्ट एजुकेशन से ये रिलेटेड है। तो ये यूनियन मिनिस्टर ने लिखा है, निशंक आपको पता होगा। तो पोखरियाल रमेश पोखरियाल निशंक जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको याद होगा कि पहले ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट था उसको अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। तो उन्होंने कश्मीर के यूथ जो हैं जो कि आमतौर पे पत्थरबाजी और ये सब के लिए जाने जाते हैं उनका एक फेस चेंज कर करके दिखाया है इसके अंदर कि किस प्रकार से 370 के आने के बाद 370 के हटने के बाद जेएनके की जो ज़्यादातर जो वहाँ की जो यूथ है वो अब पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और वो इन सब चीज़ से अब थोड़ा बहुत वो हट करके और जो यंग माइंड्स हैं वो एस्पिरेशनल एक आइडियोलॉजी की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जैसे अगस्त 5 2019 के टाइम पे जो पैराडिग्म शिफ्ट आया है आपका जेएनके में उसके बाद से जो वहाँ के जो लोग हैं ऐसा पहले देखा जाता है कि स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जला देना तोड़ फोड़ कर देना ये मैटर ऑफ प्राइड था उनके सोशल सोसाइटी के अंदर में। लेकिन उस ये जो 2019 5 अगस्त के बाद में ये चीज़ होना बहुत कम हो गया है और ऐसा देखा जा रहा है कि जो टीचर्स हैं सरकारी स्कूल के और जो स्कूल में जो अटेंडेंस है वो पहले से थोड़ा ज़्यादा अब होना शुरू हो गया है। और इस चेंज को काफ़ी ज़्यादा वेलकम करती है भारत सरकार। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है वो ऐसा कहते हैं कि हम उसके बाद ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स और प्रो स्टेप्स लिए हैं ताकि ये चीज़ को और ज़्यादा हवा दिया जाए और चीज़ इसको बढ़ाया जाए। देखिए ये आर्टिकल को और आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बता दूं कि ये यूनियन मिनिस्टर हैं तो इनका आप कभी भी आंसर कोट कर सकते हो किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर में। अब उसमें आप इनका नाम नहीं लिखोगे, आप लिखोगे ब्रैकेट में यूनियन मिनिस्टर और ईयर लिख सकते हो कि जैसे 2019 में उन्होंने ये चीज़ कहा था। तो सब वो चीज़ जो एग्जामिनर है उसको खुद ब खुद पता चला अच्छा अभी करंट के जो यूनियन मिनिस्टर है। आपको कहीं पे भी नाम नहीं लेना है, आप उस पोस्ट का नाम ले सकते हो। दूसरी बात ये है कि इनके जो पॉलिटिशियंस होते हैं बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जिनके जो आइडियोलॉजी होती है वो उतनी ज़्यादा रैशनल नहीं होती है। तो आप ब्लाइंडली अगर आप इनके आइडियोलॉजी बिना उनके नाम लिखे हुए आंसर शीट में मेंशन करोगे तो हो सकता है वो रॉन्ग हो जाए। बिकॉज यही निशंक जो हैं आपके पोखरियाल वो उन्होंने ये कहा था पहले कि गौमूत्र होने से पीने से बहुत कुछ जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं, इनफैक्ट कैंसर और ये सब के ऊपर भी बहुत सारी बातें उन्होंने कहा था। फिर संस्कृत एक साइंटिफिक लैंग्वेज, बहुत सारे बात ये वैसे भी कहते रहते हैं। तो उतना ज़्यादा आप रिलाई नहीं करना है। जब भी आपको किसी भी यूनियन मिनिस्टर या फिर किसी ये सब ऐसे एडवांस अगर कोई वक्ता का अगर आपको लिखना है आंसर में कोट करना है तो आपको बिल्कुल ज़रूरी है कि ब्रैकेट में उनका पोस्ट लिखें, उनका नाम नहीं लिखें, उनका पोस्ट लिखें और ईयर लिखें। तो आगे कुछ एक ग्रुप ऑफ पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं जिनको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना और नोट मेकिंग कर लेना है इसका। वो बताते हैं कि जैसे
बहुत सारे टीचर्स को अभी रिक्रूट करने की फिर से प्लानिंग है हमारी, और बहुत सारा अभी जो नए अप्रूवल्स हैं, जैसे कि अप्रूवल फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन लद्दाख जो है, उसके अंतर्गत बहुत सारे हिली रीजन्स के जो क्षेत्र हैं और लोग जो हैं उससे वो लाभान्वित होंगे। इसके अलावा जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं वो भी उससे फ़ायदा उठा पाएंगे। उसी यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर में सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टूडेंट्स भी रहेगा, जो कि लोकल पॉपुलेंस के साथ डिमांड में वो चीज़ को फुलफ़िल किया गया है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सलाइज़ेशन ऑफ एजुकेशन में भी हम लोग जो है वो आगे काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी तो बना ही रहे हैं, उसके अलावा भी काम कर रहे हैं। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है वो अब फाइनल स्टेज पे है जेएनके में इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्मेशन में भी हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के रीजन के अंदर में। जो अनदर फोकस है हमारा, वो लार्ज स्केल करिकुलम रिफॉर्म है, टीचर्स की ट्रेनिंग है और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन है, ताकि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हम लोग उसको अलग लेवल पे लेके जा सकें। इसके अलावा जो बकरवाल और जो माइग्रेंट जो बच्चे हैं, कम्युनिटी जो है वहाँ पे जो माइग्रेट कर करके और अपने जो लाइफ स्टॉक है उनको पालती है, जैसे कि गर्मियों के सीज़न में वो लोग पहाड़ पर होते हैं और जो ठंडी होती है उसमें वो लोग नीचे प्लेन्स पर आ जाते हैं। तो उनके लिए भी जो है उनके बच्चों को माइग्रेट करने की वजह से वो स्कूल छूट जाता है उनका, तो उनके लिए भी एक नया न्यू स्टाइल ऑफ स्कूलिंग उनको प्रोवाइड करने की बात चल रही है, जिसमें कि 1417 सीजनल सेंटर्स ऑफ लर्निंग बनाने की बात है। 23,405 चिल्ड्रन जो है जिनको स्पेशल नीड्स है, तो उनको भी इनरोल करने की स्कूल में और उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ बनाने की बातें चल रही हैं। इसके अलावा 50 न्यू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस जेएनके में बनाने के लिए सैंक्शन हो चुके हैं। 88 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाने की बातें चल रही हैं, और कुछ जो आईटी इनेबल क्लासरूम है उनको अपग्रेड करने का भी बात चल रहा है, जहाँ पे ई कंटेंट जो है उनको डिलीवर किया जाए, और जो कोविड-19 के बाद में जो सिनेरियो बनने वाला है और इस एनवायरनमेंट में भी वहाँ पे जो है कि बच्चों को पढ़ाने पढ़ाने और आगे लेकर के उनको आगे बढ़ने के लिए करीब-करीब वर्थ 327 करोड़ का हाई-टेक एजुकेशन सिटी, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस ये सब बनाने का प्रोजेक्ट करीब-करीब फाइनलाइज़ हो चुका है। तो अब एनईपी 2020 आने के बाद में भी हम लोग बहुत ज़्यादा सशक्त हैं, और ग्लोबल नॉलेज, ग्लोबल चैलेंज और ग्लोबल बेसिक लिटरेसी, न्यूमरेसी और वोकेशनल स्किल के लिए हम लोग इंडिया भर में पूरे पूरे इंडिया भर में हम सारे बच्चों को जो है वो इसके साथ सशक्त कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो इस वजह से आत्मनिर्भर भारत का जो विज़न है प्राइम मिनिस्टर का, उससे भी जो गवर्नमेंट है वो फुल्ली कमिटेड है कि इंश्योर करवाए डेवलपमेंट एजेंडास बोथ इन यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स, और कोई भी जो है उसे छूटा न रह जाए। तो यही था आज के आर्टिकल्स फ्रेंड्स, और आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। कल का मैं पीडीएफ डालना भूल गया था, आज मैं अभी ही डाल लेता हूँ दोनों पीडीएफ, तो आप प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। हैव अ नाइस डे, और क्वेश्चन जरूर अटैम्प्ट कीजिएगा @gkmonk.com, @gkmonk ऑफिशियल जो टेलीग्राम है उसके ऊपर आप सेंड कीजिएगा। थैंक यू।